आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस की जो कि इम्पोर्टेंट होंगे हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले लेक्चर में हमने जो बीम के अंदर शियर टोर्शन पढ़ा था, बॉन्ड स्ट्रेसेस पढ़ी थी और उसके अलावा जो स्लैब और कॉलम के टॉपिक हमने पूरे किए थे, तो उन बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर खुद देने का ट्राई करना और उसके बाद जो है वो आगे का सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो लगभग हम 50 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इफ़ अ बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। मतलब कि अगर बीम जो है वो बॉन्ड में फेल हो रही है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब बॉन्ड क्या होता है, जो भी क्वेश्चन में टॉपिक्स आते जाएंगे वो क्या होते हैं वो आपने पहले पढ़े हुए हैं, और नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियोस में देख लेना आप। उसके बाद हम बात करते हैं कि बॉन्ड को बढ़ाते कैसे हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि बॉन्ड जो होता है वो रीइंफोर्समेंट के चारों तरफ होता है, ठीक है, कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ बार बढ़ा दें तो उससे बॉन्ड स्ट्रेस भी बढ़ जाती है। तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम 25 mm के 2 तार दे रहे हैं तो उस जगह हम 20 mm के छोटे छोटे 3 या 4 तार दे सकते हैं। तो इस टाइप से डायामीटर को कम करके और हम नंबर ऑफ बार्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ नॉमिनल स्ट्रेस टाउ वी एक्सीड्स द डिज़ाइन shear strength of concrete टाउ सी, the nominal shear reinforcement as per IS 456/1978 shall be provided for carrying a shear stress equal to। सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पर IS 456/1978 दिया हुआ है हमको, लेकिन अब हम पढ़ते हैं कौन सा, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी जो shear strength है टाउ वी, मतलब कि आने वाली shear strength, ठीक है, आने वाली shear stress वो ज़्यादा हो जाए किससे, नॉमिनल shear strength ऑफ कंक्रीट से, तो हम रीइंफोर्समेंट कितने के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जो बच गया उसके लिए, टाउ वी माइनस टाउ सी के लिए। ये जो था वो आने वाला था और ये जो है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, तो हमको रीइंफोर्समेंट कितने के लिए प्रोवाइड कराना होता है, जो बच रहा है उसके लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, टाउ वी माइनस टाउ सी। नेक्स्ट है द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456/1978 शैल बी टेकन एज। अब बात कर रहा है यहाँ पर जितने भी कोड IS 456/1978 दे रखा है उस जगह हम एज पर 2000 की बात करेंगे। तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है, तो हमको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है रीइंफोर्समेंट की वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 200 किलो न्यूटन पर mm² दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसको अगर कन्वर्ट करें उसके अकॉर्डिंग तो 2 × 10⁵ को हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर mm²। 10⁻³ से 5 कट गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 × 10⁻² किलो न्यूटन पर mm², और 2 × 10⁻² है तो इसको मैं 200 लिख सकता हूँ। तो ये कन्वर्ट किया हुआ दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन। अब यहाँ पर हमको पता है कि लैप लेंथ जो होती है वो फ्लेक्सर या फिर टेंशन के लिए तो होती है मिनिमम 35 या फिर 30D, और कंप्रेशन के लिए होती है 24/5। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है द मिनिमम कवर इन अ स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉर लेस देन। मतलब कि मिनिमम जो कवर पूछ रहा है स्लैब के अंदर, तो हमको पता है कि स्लैब के अंदर कवर कितना होता है, 15 mm मिनिमम, बीम के अंदर होता है 25, कॉलम के अंदर 40 और फुटिंग के अंदर
50 होता है मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में बोला है कि द मिनिमम कवर इन अ स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार। तो एक रूल और होता है कि कभी भी आपका जो कवर दे रहे हो वो डायमीटर, रीइंफोर्समेंट का जो डायमीटर है उससे तो बिल्कुल कम होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 15 mm स्लैब के लिए। नेक्स्ट है फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्सिंग बार इन अ कॉलम द मिनिमम कवर शेल नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नोर लेस देन। अब यहाँ पे सिंपल सा कॉलम के लिए बोल दिया उसने, तो कॉलम में भी यही है कि रीइंफोर्समेंट बार का जो डाया है उससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या रूल दे रखा है हमको कॉलम के लिए 40 mm। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार एंड द स्लैब थिकनेस इज। रीइंफोर्समेंट और स्लैब की थिकनेस का क्या रेशियो होना चाहिए। तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट है, सॉरी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन स्लैब क्या रूल होता है उसका, D/8 होता है। मतलब कि टोटल जो डेप्थ है स्लैब की उसका 1/8 बोल सकते हो या D/8 बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1/8। नेक्स्ट क्या है, द परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब व्हेन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार आर यूज्ड इज नॉट लेस देन। स्लैब के अंदर जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट है HYSD बार के लिए, मतलब कि FE 415 और 500 के लिए कितना होता है, 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन, और अगर माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इन अ कॉलम इज। मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इन कॉलम, पिच क्या होती है, तो हमने देखा हुआ है कि जो कॉलम के अंदर रीइंफोर्समेंट डलता है ये लेटरल टाइज होती है। तो पिच क्या होती है, पिच होती है इन दोनों लेटरल टाइज के बीच की डिस्टेंस, ये होता है पिच। तो उसके लिए हमको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं कि पहला ऑप्शन है हमारे पास द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर, ये सही है, ये हमने कोडल प्रोविजन पढ़े थे तो वहाँ से आपको मैच करना है कि एक तो कॉलम की छोटी वाली डायमेंशन, ये कॉलम है रेक्टेंगुलर मान लो, ये बी है और ये मान लो डी है, तो कॉलम की जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी मतलब छोटी वाली, तो पहला रूल तो होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन यानी कि स्मॉलर वाली डायमेंशन, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा इसने बोला हुआ है 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार, मतलब कि 16 इंटू जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार है उसका 16 गुना, और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार कौन सा लेना है, छोटे वाले डाया का, तो 16 इंटू स्मॉलर डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार, तो ये भी सही है। तीसरा है आंसर हमारे पास 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट मतलब ये जो लेटरल टाइज बनती है उनका डाया, तो 48 इंटू डाया ऑफ लेटरल टाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन तो एग्जैक्टली करेक्ट मिल रहे हैं, ये हमने कोड में पढ़ा हुआ है IS 456 2000 में, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आया, तो ये भी एक प्रोविज़न होता है, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको आंसर देने का क्या ट्रिक लगाना है कि क्योंकि दो तो एग्जैक्टली सही है और हमको जो आंसर दिया हुआ है अब उसमें से A B तो दोनों करेक्ट है, तो हमको फोर्थ वाला जो है डी ऑप्शन लेसर ऑफ द अबाउट 3 वैल्यूज़, मतलब कि तीनों में से ही कोई जो छोटी वाली होगी उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको आंसर सही बोल देते हैं तो फिर ये कहाँ जाएगा, इसको सही बोल देते तो ये कहाँ जाएगा, और इसको सही बोल देते हैं तो ये दोनों कहाँ जाएंगे। तो हमको ये भी दिमाग लगाना है कि आंसर किस टाइप से देना है। नेक्स्ट है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब कि हमने एक फ्लैट स्लैब पढ़ी थी। फ्लैट स्लैब क्या होती है, ये होती है नॉर्मल स्लैब जिसमें कि बीम्स नहीं होते, डायरेक्ट कॉलम होते हैं और उसमें ड्रॉप पैनल्स बने हुए होते हैं जिसमें कॉलम हेड और ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो पिछले वीडियोस में जाके देख सकता है।
तो इसमें हमने बोला था क्रिटिकल सेक्शन कहाँ लेते हैं, तो वो हम लेते हैं ड्रॉप पैनल की जो फेस होती है वहाँ से d/2 दूरी पर। ठीक है, जो शेयर का क्रिटिकल सेक्शन होता है वो d/2 दूरी पर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, d/2 फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ कॉलम और कैपिटल और ड्रॉप पैनल। ठीक है, किसी भी से भी d/2 दूरी पर। अगर ड्रॉप पैनल नहीं बनाया हमने, डायरेक्ट जो है वो कॉलम ही बना दिया है, डायरेक्ट कॉलम है, तो फिर कॉलम फेस से d/2 दूरी गिननी पड़ेगी हमको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The main reason for providing number of reinforcing bar at a support in a simply supported beam is to resist in that zone। मतलब कि जो हम reinforcement bars प्रोवाइड कराते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में जो सपोर्ट्स के पास में, ये हमारा सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास में जो हम reinforcement प्रोवाइड कराते हैं ये वाला, तो इस जोन में रीइंफोर्समेंट देने का क्या मतलब रहता है। ठीक है, तो वो सबसे मेन रीज़न होता है बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप करने का। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस तो ऊपर आती है, यहाँ पर इस जोन में आती है, टेंसाइल स्ट्रेसेस इस जोन में आती है, और शियर स्ट्रेसेस जो होती है, शियर स्ट्रेसेस के लिए हमको पता है कि जो सेक्शन होता है वो ये सेक्शन होता है सपोर्ट के फेस से अंदर, ये वाला शियर का जोन बोलते हैं हम। तो यहाँ पर अंदर तो हमको देने की ज़रूरत ही नहीं है रीइंफोर्समेंट, फिर भी हम देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि ये यहाँ पर एंकरेज हो जाए और बॉन्ड मिल सके हमको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकल रीइंफोर्स्ड कॉलम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द टाइड कॉलम इज़ अबाउट। मतलब कि ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट कॉलम और दूसरा लेटरली रीइंफोर्स्ड कॉलम कौन सा होता है। तो ऐसा रीइंफोर्समेंट जिसमें लेटरल टाइज ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल बनी हुई होती है, और अगर हेलिकली रीइंफोर्स्ड है मतलब कि इस टाइप स्प्रिंग की फॉर्म में रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है शियर को रोकने के लिए, तो इस वाले रीइंफोर्समेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस वाले से 5% ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? 5% मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिडक्शन फैक्टर CR टू लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम इज़ गिवन बाय। ये हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है पिछले लेक्चर में, जब हमने कॉलम पढ़ा था उसमें हमने 2 कॉलम पढ़े थे, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। ठीक है, शॉर्ट कॉलम का जो PU था मतलब कि अल्टीमेट उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC ये होती है। लेकिन अगर लॉन्ग कॉलम की बात करो, ठीक है, जो लॉन्ग कॉलम की स्ट्रेंथ होगी PL कर देते हैं, इसको P शॉर्ट किया PS, तो लॉन्ग कॉलम की जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे CR से, और किसको करेंगे? PS को। शॉर्ट कॉलम की स्ट्रेंथ को एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमको लॉन्ग कॉलम की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो ये जो CR की वैल्यू होती है, CR का फॉर्मूला होता है 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन B। ठीक है, 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48 B। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार ऑफ डायमीटर 5 एज पर IS 456/1978 इज़ गिवन बाय। डेवलपमेंट लेंथ का क्वेश्चन पूछा है इसने। फॉर्मूला क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ का? तो उसको हम डिनोट करते हैं LD से, वो होता है 0.87 FY 5/4 टाउ BD। ठीक है, लेकिन ये तो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हमको पता है कि 0.87 FY जो होता है उसको हम सिग्मा ST लिख सकते हैं, ये है स्ट्रेस, तो 4 टाउ BD ये आंसर बन जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, जो 0.87 FY था उसको सिग्मा ST से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर बार इन टेंशन अ स्टैंडर्ड हुक एज एंकरेज वैल्यू इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रेट लेंथ।
टेंशन में स्टैंडर्ड हुक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो हुक कौन सा होता है? 180 डिग्री हुक होता है। हुक्स भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं। ये 180 डिग्री हुक होता है। इसके लिए जो एंकरेज वैल्यू होती है वो 16.5 होती है। ठीक है, हर 45 डिग्री के लिए कितना होता है? फॉर ईच 45 डिग्री बैंड जो एंकरेज वैल्यू होती है वो 4.5 होती है। तो 180 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 16.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम टू बी विद इन परमिसिबल लिमिट द रेशियो ऑफ इट्स स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो कितना होना चाहिए? तो वो हमको पता है 20 होना चाहिए। 20 जो होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ हाई टेंसाइल स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है हाई टेंसाइल स्टील के लिए वो क्या होना चाहिए? तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो सिंपल सा है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है HYSD स्टील के लिए, उसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा डज नॉट शो डिफाइनाइट yielding but it yields point is defined by 0.2% of proof stress। एक तो पॉइंट ये होता है और एक होता है यील्ड पॉइंट जो होता है, इट इज डिफाइंड एज 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, ये चीज़ जो है आपकी 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। आपको कहीं भी ऑप्शन में 0.2% प्रूफ स्ट्रेस दिख जाए वो आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन में यहाँ पर 2% भी लिखा हुआ है, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि 0.2 की जगह वो 2% दिखते ही 2 दिखते ही और आंसर टिक कर देते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मतलब रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है एज के साथ, डिक्रीज होती है एज के साथ, रिमेन्स कांस्टेंट और नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमको पता है कि जैसे जैसे एज के साथ साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो बढ़ती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो ये जो रेशियो होगा, तो अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे और नीचे वाली वैल्यू को डिक्रीज़ करते जाएंगे तो अल्टीमेटली जो ये रेशियो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज विद द एज। मतलब कि ये जो रेशियो होता है वो एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय। जो बॉन्डिंग होती है स्टील और कंक्रीट के बीच में वो किस किस चीज़ से इफेक्ट होती है? तो इसमें जो है तीनों ही ऑप्शन हमको सही लग रहे हैं। एक होता है स्टील की प्रॉपर्टीज़, दूसरा होता है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ और तीसरा है श्रिंकेज। तो तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज़ ड्यू टू। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है स्टील और कंक्रीट के बीच में वो किस वजह से होती है? तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है फ्रिक्शन, दूसरा एडिशन और तीसरा है फ्रिक्शन एंड एडिशन बोथ और तीसरा है नन ऑफ द अबव। तो हमको पता है कि जो बॉन्डिंग होती है वो फ्रिक्शन के कारण भी होती है और एडिशन के कारण भी होती है। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइंड फ्रॉम 150 mm बाय 150 mm सिलेंडर एज कम्पेयर टू दैट डिटरमाइंड फ्रॉम 150 mm बाय 300 mm सिलेंडर। मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। एक 150 बाय 150 का सिलेंडर बनाया सैंपल टेस्टिंग करने के लिए, क्यूब टेस्ट जो करते हैं ना उसका, और एक बनाया हमने 150 बाय 300 का। इसकी ये डायमीटर साइज़ है 150 और डेप्थ भी है 150, ठीक है। और इसका भी डायमीटर साइज़ तो 150 है लेकिन इसकी लेंथ को 300 कर दिया गया है, मतलब डबल कर दिया गया है। तो इसमें इस वाले क्यूब की स्ट्रेंथ
इस वाले सैंपल की और इस वाले सैंपल की स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होगा, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो इसके लिए हम एक चीज़ देखेंगे कि इनको अगर दोनों को कॉलम कंसीडर करें तो कॉलम की स्ट्रेंथ जो होती है वो सिलेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करती है। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो यहाँ पर अगर लीस्ट लेटरल डायमेंशन भी लिख दो, L/D लिख दो अगर, ठीक है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है, मान लो 150 लेते हैं, इसकी लेंथ 150 है और इसका डायामीटर कितना है 150। इसकी बात करेंगे तो इसकी इफेक्टिव लेंथ मान लो 300 है और डायमेंशन है 150, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2। इसका सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा है, मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी और इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो हाई होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिटरमाइंड फ्रॉम 150 mm by 150 mm सिलेंडर एज कम्पेयर टू दैट डिटरमाइंड फ्रॉम 150 mm क्यूब। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक तो हमारे पास सिलेंडर है 150 by 150 का और एक ऐसा ही क्यूब है, ठीक है, ये तो सिलेंडर है और एक हमारे पास ऐसा का ऐसा 150 by 150 साइज़ का क्यूब है। तो इसमें अब दोनों की स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होगा, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमेशा सिलेंडर जो होता है उसकी स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। हमने पिछले लेक्चर में बात की हुई कि सर्कुलर कॉलम जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी रेक्टेंगुलर कॉलम के कंपैरिजन में 5% ज़्यादा होती है। और ऐसा रीज़न क्या है इसका, तो हम देखते हैं कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या होता है कि ये जो एजेस होती है वो अपना इतना उसमें हेल्प नहीं कर पाती लोड ट्रांसफ़र करने में, जबकि सर्कुलर कॉलम में इवनली जो है वो लोड ट्रांसफ़र हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि क्यूब की स्ट्रेंथ जो होती है वो सिलेंडर के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, कि ये वाले जो क्यूब की स्ट्रेंथ है वो ये वाले जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ है वो इस क्यूब से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेडेस्टल इज डिफाइंड एज। अब पेडेस्टल हमने क्या देखा था लेक्चर में, हमने पिछले पढ़ा हुआ है कि पेडेस्टल जो होता है उसका जो लेमड़ा होता है वो लेस देन 3 होता है। लेमड़ा को क्या लिखूँ मैं, L/D, ठीक है, मतलब कि इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है कि इफेक्टिव लेंथ डज नॉट एक्सीड्स इस लीस्ट लेटरल डायमेंशन बाय, तो इसको यूँ कर दें, ये D इधर चला गया तो 3D हो गया, मतलब कि 3 टाइम्स। आंसर हो जाएगा इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायगोनल टेंशन विच रिजल्ट्स इन अल्टीमेट फेलियर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स डिपेंड्स अपॉन। डायगोनल टेंशन क्या होता है, बीम में हमने पढ़ा हुआ है कि सपोर्ट्स के पास में यहाँ पर जो ये इस टाइप के क्रैक्स आते हैं वो होते हैं डायगोनल टेंशन क्रैक्स। तो इनको हमको सेव करने के लिए इसका शियर स्पान और इफेक्टिव डेप्थ दोनों ही उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, उन दोनों के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है हमको बोथ A एंड B, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सुरल शियर फेलियर इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। अब फ्लेक्सुरल शियर फेलियर क्या होता है, तो बीम के अंदर जो सेंटर में जो क्रैक्स आते हैं न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो क्रैक्स आते हैं वो होते हैं फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स। तो इनके बारे में बात लिखी हुई है। फर्स्ट पॉइंट है, अकर्स अंडर लार्ज बेंडिंग मोमेंट एंड लेस शियर फोर्स। तो हमको पता है कि ये जो क्रैक्स आते हैं वो सेंटर में आते हैं और सेंटर में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट तो होता है ज़्यादा और शियर फोर्स होता है कम। तो इसका ऑप्शन A है, डायरेक्ट सही कर सकते हैं उसको हम। फिर उसके बाद सेकंड और देख लेते हैं, रिजल्ट्स इन क्रैक्स विच आर नॉर्मली एट 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये भी सही लग रहा है कि ये जो क्रैक्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री पर बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड है, अकर्स व्हेन शियर स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज लेस देन 1। तो ये हमने भी पढ़ा हुआ है पहले कि ये जो शियर स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होता है वो 2 से 2.5 अगर होगा तब जाके ये बात सही होगी। यहाँ पर लेस देन 1, तो ये थर्ड पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। तो इसका हम आंसर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, द साइड फेस रीइंफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन अ टी बीम विल बी। साइड फेस रीइंफोर्समेंट पता है हमको क्या होता है, ये बीम है, अगर उसकी डेप्थ 750 mm से ज़्यादा है तो हमको साइड फेस रीइंफोर्समेंट देना होता है, और वो कितना होता है 0.1% ऑफ शीयर एरिया, शीयर एरिया या फिर वेब एरिया बोल सकते हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है टोर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन आरसीसी सेक्शन। टोर्शन जो होता है, टोर्शन आता है बीम के अंदर हमारे, तो वो जो होता है किस किस के हिसाब से डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टोर्शन को कैरी कौन करता है। टोर्शन के कारण आता है शीयर, और शीयर को मेनली होता है वो स्टीरप्स उसको कैरी करती है, और कुछ हद तक जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो होते हैं वो भी उसको कैरी करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें, क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ कि टोर्शनल रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन आरसीसी सेक्शन, पहला ऑप्शन है डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन स्टीरप्स स्पेसिंग, मतलब कि आपकी कैपेसिटी डिक्रीज होती है अगर आप डिक्रीज करते हो स्टीरप की स्पेसिंग को। तो हमको पता है कि अगर हम स्टीरप्स की स्पेसिंग को कम करेंगे, मतलब स्टीरप्स पास पास आ जाएगी, उससे क्या होगा शीयर स्ट्रेंथ और इंक्रीज होती है। तो पहला ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सेकंड दिया हुआ है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल बार्स, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स को बढ़ाएंगे तो टोर्शनल रेजिस्टिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, ये भी गलत बात है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट को बढ़ाते हैं, इस वाले रीइंफोर्समेंट को, तो हमारी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थर्ड दिया हुआ है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील, तो ये तो हो ही नहीं सकता, डिपेंड तो करता है, इन दोनों पर ही डिपेंड करता है। थर्ड दिया हुआ है इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील, तो ये सही है कि अगर हम स्टीरअप्स को बढ़ाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल बार्स को बढ़ाते हैं तो हमारी टोर्शनल रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ अ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी एट अ सेक्शन डज नॉट एक्सीड्स द परमिसिबल शियर स्ट्रेस, अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो है टाउ वी वो टाउ सी से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, टाउ वी इज़ लेस देन टाउ सी, मतलब कि कंक्रीट ऑलरेडी शियर ले रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम रीइंफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार इज मोर देन दैट ऑफ प्लेन बार्स। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर प्लेन बार से, तो प्लेन बार की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है और जो डिफॉर्म्ड बार होते हैं, मतलब कि HYSD बार होते हैं, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ 60% ज़्यादा होती है इनसे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर, शियर स्पान किसे कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है बेंडिंग मोमेंट इज 0, दूसरा दे रखा है शियर फोर्स इज 0। तो देखो पहला तो बेंडिंग मोमेंट इज 0, तो बेंडिंग मोमेंट 0 का शियर फोर्स से कोई मतलब नहीं है, और बेंडिंग मोमेंट 0 कहाँ होता है, सपोर्ट्स पर होता है। और सेकंड दे रखा है शियर फोर्स इज 0, तो अगर शियर फोर्स 0 होगा तो शियर स्ट्रेसेस ही नहीं आने वाली है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है शियर फोर्स इज कांस्टेंट, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, शियर फोर्स इज कांस्टेंट। अगर शियर फोर्स कांस्टेंट है, मतलब कि अगर ये हम बीम बनाते हैं और उसके सपोर्ट से, तो इसमें शियर फोर्स इस पोर्शन में, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इसमें शियर फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है SFD इसका ऐसा बनता हो सकता है इसका SFD ऐसा बनता हो, कैसे भी बन सकता है, तो ये कांस्टेंट भी तो हो सकता है, तो इसीलिए इसमें हम सी ऑप्शन को करेक्ट बोलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस गिवन इन IS 456 इज़ बेस्ड ऑन, मैक्सिमम जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है, तो हमको पता है कि बीम के अंदर मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस आती है वो किस वजह से आती है, शेयर स्ट्रेसेस डायगोनल टेंशन के कारण आती है। तो उसका आंसर होगा ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है शेयरिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स आर नॉट कोज्ड बाय द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पान, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बोल रहा है कि जो शेयर स्ट्रेसेस होती है
शेयर स्ट्रेस को मैं V से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि शेयर फोर्स जो भी है वो बेंडिंग मोमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये ऐसा बोल रहा है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि जो शेयर स्ट्रेसेस या फिर शेयर फोर्स होता है उसको हम dm/dx लिख सकते हैं, और dm/dx का मतलब वो क्या होता है, वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विथ डिस्टेंस, ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, शेयर रीइंफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, शेयर रीइंफोर्समेंट कैसे कैसे प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो हमको पता है कि वर्टिकल बार्स भी प्रोवाइड कराई जाती है, इंक्लाइंड बार्स भी प्रोवाइड कराई जाती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड बार्स भी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये बी में हमारी, तो इसमें हम वर्टिकल बार्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं और सपोर्ट के पास हो सकता है इनको हम इंक्लाइंड कर दें। तो ये जो स्टिरअप्स होती है वो हम वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एनी वन ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर होता है व्हेन द डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार इज 5 देन द एंकरेज वैल्यू ऑफ द हुक अलोन इज इक्वल टू, तो ये हमने पहले भी शायद क्वेश्चन आया हुआ है ये कि हुक के लिए कितना होता है, तो वो होता है 16.5। फिर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लैप फॉर रीइंफोर्समेंट बार इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन, कंप्रेशन की बात कर रहा है लैप लेंथ की, तो कंप्रेशन के लिए लैप लेंथ होती है 24.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 24.5 वाले अब दो ऑप्शन है, ए और बी दोनों ऑप्शन 24.5 के हैं, तो फिर हमको उसके साथ साथ फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एस 5/4 टाउ BD, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ एंकरेज लेंथ ऑफ इंक्लाइंड बार्स यूज्ड टू एक्ट एज शेयर रीइंफोर्समेंट इज टेकन एज, मतलब कि एंकरेज जो होता है किसका, इंक्लाइंड बार्स का। जनरली क्या होता है, बीम में शेयर को रोकने के लिए कई बार इंक्लाइंड बार्स भी प्रोवाइड करा दी जाती है इस टाइप से, ठीक है। तो इनका जो एंकरेज होता है वो कैसे मेजर करते हैं, तो उसका हमारे पास कोड में क्लोज दिया हुआ है ये वाला। तो इसमें हमको लैंग्वेज को मैच करना है और इसका जो आंसर होगा वो दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, ए आंसर भी हो सकता है और बी आंसर भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल मेंबर इज कैरिंग मेनली एक्सियल लोड इज टर्म्ड एज, कि कोई इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल मेंबर अगर कंप्रेशन को झेल रहा है तो उसको क्या कहेंगे। तो हमको पता है कि जो कॉलम्स होते हैं, ऑप्शन में हमको एक कॉलम दिया हुआ है, तो कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रट्स जो होती है वो इंक्लाइंड, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे भी हो सकती है जिसमें कि कंप्रेशन आता है। और एक दिया हुआ है हमको टाई मेंबर, तो टाई जो होता है वो टेंशन मेंबर में काउंट होता है, तो इसका आंसर हमारा होगा स्ट्रट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डिजाइनिंग अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पोल एज अ कॉलम इट इज़ कंसिडर्ड एज, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई हमको पोल डिज़ाइन करना है और उसके लिए बोथ एंड्स की कंडीशन को हम क्या मानेंगे, तो मेनली जो होता है पोल इस टाइप से होता है जिसका कि बेस तो फिक्स होता है। तो इसमें जो हमको ऑप्शन दिए हुए हैं कि फिक्स एट बोथ एंड, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड दिया हुआ है हिंज्ड एट बोथ एंड, तो वो भी नहीं होगा। थर्ड दिया हुआ है फिक्स एट वन एंड एंड हिंज्ड एट अदर एंड, मतलब कि एक एंड से तो फिक्स और दूसरी एंड से ये हिंज हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द पर्पज़ ऑफ लेटरल टाई इन शॉर्ट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम इज़ टू, जो लेटरल टाइज देते हैं हम वो क्यों देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं हमको, फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटेट कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट, अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार और इंक्रीजिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। तो सबसे मेन रीज़न जो होता है लेटरल टाइज देने का, ये वाली, ये या तो शेयर को रेजिस्ट करती है या फिर जो लॉन्गिट्यूडनल बार से उनको बकल होने से रोकती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बैठ रहा है वो बैठ रहा है अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, मतलब लॉन्गिट्यूडनल बार को बकल होने से रोकेगी। फिर क्वेश्चन है हमारा,
in a column when helical reinforcement, the permissible load is based on the core area, the least lateral dimension of such a column is taken as। सबसे पहले कोर एरिया क्या होता है, तो हमको पता है कि ये कॉलम है सर्कुलर जिसमें कि रीइंफोर्समेंट डला हुआ है इस टाइप से, ठीक है। तो जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट बनता है वो ऐसे बनता है, तो ये होता है कोर एरिया, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कोर डाया। तो यहाँ पर हमको पूछा है, क्वेश्चन वापिस से पढ़ लेते हैं। इन अ कॉलम विद हेलिकल रीइंफोर्समेंट द परमिसिबल लोड इज बेस्ड ऑन द कोर एरिया, ठीक है। द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सी लेंगे, तो जो कोर एरिया होगा वही हमारी लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट कॉलम having helical reinforcement should have at least dash bars of longitudinal reinforcement within this helical reinforcement। हेलिकल रीइंफोर्समेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए मिनिमम आपको 6 बार जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। फिर है, इन अ स्लैब द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट डैश द स्पान ऑफ द स्लैब। मतलब ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये अगर हमारी स्लैब है तो इसमें मेन रीइंफोर्समेंट डलता है शॉर्टर स्पान की तरफ, ये हमारा मेन रीइंफोर्समेंट हो गया। और जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट होता है वो ऐसे होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट को ही ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। तो ये जो दिया जाता है 90 डिग्री पर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक। द मैक्सिमम साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट बार दैट कैन बी यूज्ड इज कितना। एक स्लैब है, उसकी जो टोटल डेप्थ है वो है 75 mm, ठीक है। तो इसमें आपको मैक्सिमम किस साइज़ का रीइंफोर्समेंट दे सकते हो, तो अब आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि D/8 होता है रूल मैक्सिमम डाया का। तो डेप्थ कितनी है 75 अपॉन 8 करेंगे तो ये आता है 9.375 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 9.375 से ज़्यादा का रीइंफोर्समेंट नहीं देना है, तो हमारे पास या तो हो सकता है 8 का या 10 का, तो 10 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम रीइंफोर्समेंट कौन सा प्रोवाइड कराएंगे 8 mm का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन अ स्लैब इज कंटिन्यूस ओवर सेवरल सपोर्ट्स। व्हेन अ स्लैब इज कंटिन्यूस ओवर सेवरल स्पान्स नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज इंक्लूडेड ओवर द मतलब कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कंटिन्यूस स्लैब है, 2 से ज़्यादा सपोर्ट है, तो जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है वो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स पर आता है, जिसमें कि स्लैब जो होती है वो सपोर्ट से ऊपर उठने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, फाइंड बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M30 कॉन्क्रीट। बॉन्ड स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है किसके लिए, M30 कॉन्क्रीट और Fe415 के लिए, किसमें, इन कंप्रेशन एंड टेंशन, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेसेस के टॉपिक का क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास एक टेबल होती है बॉन्ड स्ट्रेसेस की कोड में। ये कोड में जो वैल्यूज़ दी हुई है वो टेंशन में प्लेन बार्स के लिए दी हुई है। तो यहाँ पर हम अपन लिखते हैं फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन। तो M30 कॉन्क्रीट के लिए कितना दिया हुआ है हमको, M30 कॉन्क्रीट के लिए दिया हुआ है 1.5। अब हमको यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेसेस के लिए कुछ जो रूल्स हमने पढ़े थे वो याद करने पड़ेंगे। हमको निकालना है Fe415 के लिए, और प्लेन बार्स कौन सी होती है, Fe250, मतलब कि ये कौन सी है, HYSD बार है। तो HYSD बार के लिए हमको पता है कि फॉर डिफॉर्म्ड बार भी लिख सकते हो, फॉर HYSD बार यानी कि Fe415 टेंशन में जो होती है, तो हमको पता है कि प्लेन बार्स की जो स्ट्रेंथ होती है उससे इसकी स्ट्रेंथ 60% ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका 60% से इंक्रीज़ कर देंगे तो इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 है और HYSD बार की जो होती है वो इससे 60% ज़्यादा होगी, तो 60% बढ़ाने के लिए मैंने इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको 70% बढ़ाना होता तो मैं इसको 1.7 से करता, अगर 50% बढ़ाना होता तो 1.5 से करता। तो ये परसेंटेज बढ़ाने का तरीका है। तो ये आता है 2.4 न्यूटन पर
mm², ठीक है। अब इसी की हमको कंप्रेशन में भी पूछिए, इन टेंशन एंड कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो कंप्रेशन के लिए हमको पता है कि जो टेंशन में होती है उससे 25% ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई टेंशन वाली, इसको अगर हम 25% इंक्रीज़ कर दें, 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 Nm²। तो इस टाइप से आपको एग्ज़ाम में छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज़। एक बीम बनाएंगे जिसमें कि स्टिरअप्स जो लगती है शियर रीइंफोर्समेंट के लिए, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो जो स्टिरअप्स लगती है वो हमको पता है कि जो शियर फोर्स होता है सपोर्ट के पास मैक्सिमम आता है और सेंटर में बिल्कुल मिनिमम होता है, यानी कि 0 भी हो सकता है। तो उस केस में हमको पता है कि इसका मान लो SFD बनेगा कुछ ऐसा, अगर इसके ऊपर UDL लग रहा हो तो, बीम के ऊपर अगर UDL लग रहा है तो इसका SFD ऐसे बनेगा। तो सपोर्ट के पास शियर ज़्यादा होता है, मतलब कि सपोर्ट के पास स्टिरअप्स की स्पेसिंग कम होगी, जिससे स्टिरअप्स पास पास लगेगी, और सेंटर में जाने पर स्टिरअप्स को हम दूर दूर दे देंगे और फिर वापस से सपोर्ट के पास पास पास। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इंक्रीज्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पान ऑफ द बीम, मतलब कि स्पेसिंग जो है वो बढ़ती है सेंटर की तरफ। सपोर्ट से हम जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे स्पेसिंग जो होती है वो बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे RCC से रिलेटेड। इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए उसका मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए।